प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म विद्याकुल एप्लीकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कैसे हो बच्चों? जय हिंद, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और मज़ा है, क्या ही किया जाए, है ना भाई। गाँव में तो ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, लेकिन हम लोग स्टूडियो के अंदर हैं, बंद चार दीवारी के अंदर हैं, कोई हवा का प्रवेश नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है जी। चलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं बातचीत चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। गद्यखंड का वो चैप्टर था, तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं काव्यखंड का। अल्टरनेट करके हम लोग चीजों को समझेंगे, मजा आएगा ना। एक गद्य तो एक काव्य, एक गद्य एक काव्य, एक गद्य एक काव्य, ऐसे करके चीजों को समझना है और साहित्य पे पूरा फोकस रखना है। बाकी आपको व्याकरण दिनेश सर पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। चलो जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कड़बक चैप्टर हम लोग करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी का। मलिक मोहम्मद जायसी जी को सब कोई जानता है, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। और इनकी जो रचना है बच्चों, कमाल की रचना है, आपके अंदर कूट कूट का मोटिवेशन भर देगा। आज के आधुनिक शब्दों में अगर हम बात करें, तो इनका जो पहला पद है, जो पहला कड़बक है, वो यही संदेश देने वाला है। ऐब को तोपा जा सकता है, ढका जा सकता है, डिमेरिट को ढका जा सकता है मेरिट का वजन बढ़ाकर। तो अगर आपके अंदर मेरिट ज्यादा है तो डिमेरिट भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के आधुनिक शब्दों के साथ अगर मैं वो कहूं, तो पहली कड़बक यही कह रही है। हम लोग चीजों को समझेंगे। इससे पहले बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी जी का परिचय एक बार देख लिया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्वेश्चन तो बनते हैं यहां से, तो इसे भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। डन। चलिए जी बच्चों, तो अभी जो आप देख रहे हैं सामने, ये देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 पे फोकस करिए। 1492 में इनका जन्म हुआ। क्या? कब? 1492 में अनुमानतः, और 1548 अनुमानित है उनका निधन होगा। निधन का मतलब हो जाता है मृत्यु। वो इस पृथ्वी लोक को छोड़ गए, उनका शरीर से आत्मा निकल गया और वो एक मृत हो गए। उनका शरीर मृत हुआ, पर वो व्यक्ति मृत नहीं हुए। उनका कृति मृत नहीं हुआ, उनकी कृति आज 2023 में आप और हम पढ़ रहे हैं। 1548 में जिस व्यक्ति का शरीर मृत हो गया, जिसको दुनिया ने निधन घोषित कर दिया, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, चरित्र और उनके द्वारा रची गई रचना को आज हम और आप पढ़ रहे हैं। ये क्या है? अमरत्व है। तो ये कीर्ति है उनकी, समझ रहे हैं? सौभाग्य होगा आपका और हमारा कि हमारे और आपके मृत्यु के बाद भी कोई पढ़ ले, ये तो सौभाग्य होगा। संभव है, संभव है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कर्म वैसा होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे विरल ही लोग होते हैं जिनकी शरीर की मृत्यु के बाद दुनिया पड़ती है, 100, 200, हजारों साल बाद। ये उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी जायस में इनका निवास स्थान था। इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज, या फिर मलिक राजे अशरफ कहते हैं उनको। इनके गुरुजी थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये इनके गुरुजी थे। तो ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं। सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, इनके पिताजी का नहीं, गुरुजी का नाम था। पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। अच्छा, बचपन में अनाथ हो गए, मतलब माता पिता बचपन में ही साथ छोड़ दिए। इस वजह से बचपन में जब अनाथ हो गए ना, तो ये साधुओं के साथ रहने लगे। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीत गया। फकीरों के साथ, साधुओं के साथ घूमते रहे, बचपन बीतता रहा। व्यक्तित्व की बात करते हैं। चेचक के कारण रूपहीन, चेचक की वजह से रूपहीन थे। तो जब चेचक हो जाता है ना, दाग बहुत सारे हो जाते हैं, तो चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता है।
पर इन चेहरों का क्या है? इन चेहरों की सुंदरता लेकर कोई चाटेगा भला? कर्म सुंदर हो ये सबसे बड़ा मायने रखता है। कर्म सुंदर हो ये सबसे बड़ा मायने रखता है बच्चों। मायने यही रखता है कि कर्म सुंदर होना चाहिए। चमड़ों का रंग सुंदर होकर के क्या, अंतिम समय में काली चमड़ी हो या गोरी चमड़ी हो, चलना तो है लकड़ी में ही, जाना तो है मिट्टी में ही। पंच तत्व से बना शरीर पंच तत्व में ही विलीन होके रह जाता है। तो एक कविता की पंक्ति है कि बंद मुट्ठी आए थे, खुले करके जाएंगे, बिन कोई संदेश दिए वापस हम लौट जाएंगे। तो चेचक के कारण रूपहीन थे, बाई आंख और कान से वंचित रहे। बाई आंख और कान से भी वंचित रहे ये। इनकी बहुत सारी रचनाएं थी जो कि बहुत ही शानदार रही है। उनमें से एक रचना है पद्मावत, और कड़बक उसी का प्रथम और अंतिम पद से लिया गया है। अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला, ये सब कुछ इनकी प्रमुख कृति है। किनकी? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से जायसी जी की रचना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक इसमें से भी रहेगा कोई। समझ गए सभी कोई बच्चों? समझ गए जी? यस, तो यही कहानी है बच्चों। तो आप लोग इस कविता को ना एकदम दिल से लगा के कान तक सुनिएगा और अंदर जाने दीजिएगा। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस धरती पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सत्य को जानता है, या अगर नहीं जानता है तो जानने के लिए जिज्ञासा रखता है। और दूसरा वो व्यक्ति जो सत्य को जानता है लेकिन मानता नहीं है। आप सत्य को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, पर माने तब तो। हमें पता है गरीबों को सताना पाप होता है, गरीबों को नहीं सताना चाहिए, बड़ों को अरे तरे नहीं करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, ये आपको भी पता है। गाली किसी को नहीं देना चाहिए, आपको पता है कि ये गलत है, यानी कि आपको पता है सत्य, लेकिन फिर भी हम और आप माने तब तो। समझ गए सभी कोई? यस, तो कहानी यही है मानने की। पद्मावत में चित्तौड़गढ़ के राजा नरेश, रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। ये प्रेम कथा है रानी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा है। और इस कथा को ना, इस काव्य को, जो कविता कड़बक की 2 पद आपके सामने आएंगे, 2 कड़बक आपके सामने आएंगे। ये पद्मावत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है बच्चों। उसमें से कुछ चीजें निकाल करके इन्होंने आपके और हमारे सामने रखा है। तो कड़बक 1 की बात अगर की जाए तो कवि, रचनाकार इस बात को बड़े खुशी से स्वीकार करता है कि मैं रूपहीन हूं, मुझे चेचक हो गया है, बाई आंख कान से वंचित हूं, पता नहीं लोग किस नजर से देख रहे हैं हमें, मैं दिखने में अच्छा नहीं लग रहा हूं, मेरे मतलब रंग कुरूप हूं मैं। ये कवि स्वीकार कर रहा है। हम और आप अगर अपने समाज में देखें तो क्या हो जाता है, किसी का नाक लंबा हो जाता है तो वो बहुत मतलब अपने आप को ऑड फील करता है, यार कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां लड़कियां देख के मुझे क्या कहेंगी, उस समाज के लोग क्या कहेंगे कि इसका कैसा फेस लग रहा है, कैसा इसका कान है, कैसा आंख है, कैसा मुंह लग रहा है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं और आप ऐसा सोच पाते हो कि यार क्या कहेंगे वो लोग। तो संदीप माहेश्वरी सर का एक बहुत अच्छा लाइन मुझे लगता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप लोग भी सुने होंगे ये बात। आपकी इस सोच को ऐसी की तैसी करने वाले और आपके सोच पर पानी फेरने वाले कवि जी मलिक मोहम्मद जायसी जी ने क्या कमाल का मोटिवेशन इस लाइन में डाला है। देखिएगा, मान लीजिए आपके नाक लंबे हैं या फिर आपका फेस अजीब है, कुछ भी मान लीजिए, चाहे वो रंग हो या आकार हो, कुछ भी, आप ज्यादा डिमोटिवेट तो इस वजह से भी हो जाते हो ना। लेकिन इन सब का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है अगर कोई व्यक्ति आपके रूप और आपके रंग को वैल्यू मान के आपका आदर सत्कार करता है
उस व्यक्ति से फिर आप समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति बड़ा अलग लेवल का है। ठीक है ना। अगर कोई आपका रूप अच्छा है, रंग अच्छा है, इसलिए आपका आदर कर रहा है, उस व्यक्ति से दूर रहना, दूर रहना उस व्यक्ति से। आदर, भावनाएं, सत्कार, प्रेम, संबंध, रिश्ते, दोस्ती, इस बात से कतई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखता है कि आपका रंग कैसा है, रूप कैसा है। ठीक है बच्चों। तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि प्रेम अंधा होता है, वो ना रंग रूप को दरकिनार कर देता है, बस हो जाता है तो हो जाता है। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। इसको लय में भी आप पढ़ सकते हैं, चालीसा की तरह या गीत की तरह, कि एक नयन कभी मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक कीन्ह उजियारा। जग सुझाए कई नैना शुक असनख तन माहा। अजौलहि अम्बहि डाभ न होई तौलहि सुगंध बसाई न सोई। कीन समुद्र पानी जौ खारा तोयति भय सूझय पारा। ऐसे पढ़ सकते हो आप। जौ सुमेरु तिरशूल विनाशा भा कंचन नगरी लाग आकाशा। अजौल ही घरी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा। ऐसे पढ़ के कह सकते हो लास्ट में कि एक नयन जस दर्पण अयोत ही निर्मल भाऊ। अशब रूपवत गही मुख जो वही कई चाऊ। ऐसे आप पढ़ सकते हो इसको, क्योंकि ये काव्य है। क्या है बच्चों? काव्य है। अब इसका लाइन का अर्थ समझिए। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कई बार जायसी जी सिर्फ कहा जाता है, सिर्फ जायसी जी। हम लोग भी यही कहेंगे, संबोधन करेंगे, सम्मान में जायसी जी कहेंगे। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। एक नयन, सिर्फ एक आंख है, एक नयन के होकर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी जी गुणी है। गुणी, गुणी मतलब गुणवान है बच्चों, इनके अंदर काफी गुण है। सोच लीजिए कितना कुट कुट का मोटिवेशन मिलेगा, अभी समझते रहिए। एक नयन कभी मोहम्मद गुनी, एक आंख कर होकर मलिक मोहम्मद जायसी जी भी गुणवान है। कहते कि सोई बिमोहा जेई कभी सुनी। जो व्यक्ति कभी इनके काव्य को सुनता है, जो व्यक्ति इनके कभी सुनी, जो ही कभी सुनी, जेई कभी सुनी, जो इनके काव्य को सुनी मतलब सुनता है, सोई भी मोहा, वो मोहित हो जाता है। ऐसी रचना लिखते हैं, कमाल की रचना रचते हैं कि जो इनके काव्य को पढ़ता है, इनकी कविताओं को पढ़ता है, इनकी कविताओं को सुनता है, वो मोहित हो जाता है। समझ आ रहा है बच्चों? बड़े भाव से, प्रेम से समझिएगा। हिंदी भावों का चीज है। अगर लीन हो गए तो आनंद आ जाएगा, तो फिर बोर हो जाएंगे। चांद जैस जग विधि अवतारा। अब यहां पर मैं दो बात कहूंगा, एक तो काव्य में जो है वो भी कहूंगा, और उससे एक रिलेटेड है कि चांद जैस जग विधि अवतारा। चांद, चंद्रमा, जैस मतलब जस के समान, जग मतलब संसार, विधि मतलब विधाता, अवतारा मतलब अवतरण, जन्म देना। चंद्रमा के जैसा इस विधाता, संसार में विधाता ने उन्हें जन्म दिया। या फिर आप समझिए इस भाव को कि विधाता ने चंद्रमा को भी इस संसार में रचा। दीन कलंक किन्ह उजियारा। कलंक दिया, चंद्रमा में भी दाग है। दाग तो चंद्रमा में भी है। दीन कलंक किन्ह उजियारा, फिर भी पूरे संसार को प्रकाशित किए हुए है। उस दाग का क्या महत्व? उस दाग का क्या महत्व रहा जब पूरे प्रकाश से सबको प्रकाशित किए हुए है? समझ रहे हो भाव? भाव यही है बच्चों, भाव यही है कि दाग तो
चंद्रमा में भी है। हमारे नाक लंबे हो गए, मुंह लंबे हो गए, ये हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैटर नहीं करता। जो पृथ्वी पर सुंदरता का सबसे चरम एक श्रेणी माना जाता है, वहां पर एक पदार्थ की तुलना की जाती है चंद्रमा की, चांद की। हाँ, दाग उसमें भी है। जग सुझा एक ही नैनाहा, एक ही नैन से, एक ही आंख से जगत को उन्होंने समझा, सूझा। किसने? कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने बच्चों एक ही नैन से, एक ही आंख से पूरे जगत को समझा है, परखा है। उआ सुक जैसा नखतन महा, कैसे? जैसे सारे नक्षत्रों में, नखतन मतलब नक्षत्रों में, शुक्र तारा को देख लीजिए आप, एक अलग ही प्रकाशमान रहता है। मतलब सारे में, सारे नक्षत्रों में वो एक अलग सा अपना प्रकाश बिखेरे हुए है। वैसे ही कहते हैं कि मैं एक ही आंख से पूरे जगत को समझाऊं। जग सूझा एक ही नैना, भाव प्रबल है यहां। जौ लही अम्बही डाभ न होई, जौ लही मतलब जब तक, जब तक अम्बही डाभ न होई, आम में डाभ न लगे। आम में जब तक वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आम में वो लगता है चेप, हाँ चोप भी कह देते हैं लोग। तो जब तक आम में चेप न लगे तब तक आम में सुगंध नहीं आता है। तो लही सुगंध पसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध भी नहीं आता है। तो देखिए डिमेरिट के साथ साथ मेरिट। अब डिमेरिट हल्का हो गया, मेरिट भारी हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, पढ़े लिखे थे, मिसाइल मैन के नाम से उन्हें दुनिया जानी। उन्हें भी कई जगहों पर डिनाई कर दिया गया था, रिजेक्ट किया गया था, लेकिन इतिहास रच दिया उस व्यक्ति ने, आदरणीय व्यक्ति ने। तो आपने उनका हेयर स्टाइल हमेशा देखा होगा, आप देखेंगे ना। आप सोचिए कि आप अगर पढ़े लिखेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, और आप अपने घर में ऐसे बाल करके चलेंगे ना, तो सुबह में पिताजी ड्यूटी करके आए, सुबह गए हैं ड्यूटी करने, शाम को आए देखे, अरे तेरे नाम मैंने किया है, कहेंगे अच्छा कहने बारे डंटा तनिल्ला उतन करता तेरे नाम वही उतारी इनका के बड़ा का ये बीचे मांग झाड़ी के चलता रहे, और तुरंत एकाध लबिदा गिर जाएगा यह देह पे, डंट टूट जाएगा। मतलब आप अगर सब कुछ करते, अच्छे से मेहनत करते ना, पढ़ाई लिखाई करते, बढ़िया स्कोर लाते, घर का काम धाम देखते, तो चल जाता। पिताजी कहता है अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ता लिखता है, थोड़ा शौक है उसका, कर लेगा। लेकिन एकदम कुछ भी ना करो तो क्या होगा। तो एक अभी रील वर्तमान में बड़ा वायरल हुआ है, हालांकि गायत्री ठाकुर जी का वो गाया हुआ गीत है, वो प्रभु श्री राम जी के जन्म पर गाए थे कि बबुआ हमार पीएम होइए सीएम होइए हो, है? और आज उसका अपोज में ये लोग गा रहे हैं, एक सुन रहे थे कि हमारा बुझाता बबुआ नायक हुई है। अरे नाना ये तो गायक हुई है ना, पहले कहता है कि हमारा बुझाता बबुआ गायक हुई है, अरे नाना ये तो नायक हुई है, अरे ना हो ये तो खलनायक हुई है। फिर कहता है कि ना ये बबुआ नालायक हुई है, कौनो काम लायक ना हुई। तो भाई मेरे इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, डिमेरिट बहुत कम हो, मेरिट का वजन हमेशा ज्यादा होना चाहिए। आप देख रहे हैं एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक ही आंख है, डिमेरिट है, लेकिन मेरिट इतनी भारी पड़ गई कि इसको तोप दिया, ढक दिया। चंद्रमा में दाग है लेकिन प्रकाशमान किया है, आम में दाग है लेकिन सुगंधित किया हुआ है। उसके बाद देखिए कीन समुद्र पानी जो खारा, इतना पार था समुद्र जिसका पानी खारा है, दाग है, खारा है, यह डिमेरिट है। लेकिन खारा पानी होते हुए भी है कोई जो उसे सूझ पाए, समझ पाए, क्योंकि वो क्या है, तो अति भय असूझ अपारा, अति भय असूझ अपार है, ये उसका महत्व हो गया।
जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, शंकर जी ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से मारा। शंकर जी ने सुमेरु पर्वत पे त्रिशूल मारा। त्रिशूल मारना मतलब उसको भेदित किया गया त्रिशूल से, लेकिन त्रिशूल लगते हुए भा कंचन गिरी लाग आकाशा हो गया। भा मतलब हो गया, कंचन सोने का हो गया, लाग आकाशा आकाश को छूने लगा। ये उसका मेरिट है, ये उसका महत्व है। समझ गए जी साथियों? एक बार बोलो समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो समझ में आ रहा है तो ये वाला इमोजी दे सकते हो क्या? मुझे देना है ये वाला, पर ये तो बनाने नहीं आता है मुझे। आहा क्या बात है जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लव यू ऑल बच्चों, लव यू। जो लही घरी कलंक ना परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक आप सोने को, कच्चे धातु को जब तक आप तपाओगे नहीं, जब तक वो तपेगा नहीं, तब तक वो मजबूत न बनेगा, ना ही उसमें चमक आएगी। कुछ भी नहीं होने वाला है। एक नयन जस दर्पण, आयो ते ही निर्मल भाव। असब रूपवत गही मुख, जो वही कई चाऊ। एक नयन जो है कवि का, एक नयन जस दर्पण, कहते हैं कि ये जो मेरी एक आंख है ना, ये दर्पण के समान है। अब सवाल पूछेगा कि कवि अपने एक आंख की तुलना किससे कर रहे हैं, तो दर्पण से। दर्पण समझते हो ना, आईना, ऐनक। दर्पण का मतलब आईना, आईना किससे कर रहे हैं बच्चों? आईना से कह रहे हैं। तो औते ही निर्मल भाव। भाई आईना जो होता है, मैं अपने शब्दों में आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं ताकि ऑब्जेक्टिव ना छूटे, और अगर कुछ आए भावार्थ वगैरह तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओ। बच्चों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा भी हो, हमारी भीतरी दुनिया बदलती रहती है, लेकिन जब एक आईने के सामने आप जब जाकर ना खुद को देखते हो ना, तो वही दिखता है जो आप हैं। यानी आईना गलत नहीं बता सकता। आईना कितना स्वच्छ है, निर्मल है, पारदर्शी चीज है कि पारदर्शिता के साथ आपकी सारी चीजों को जैसे आप हैं वही दिखाएगा। कभी खुद को परखना हो तो आईने के सामने खड़े हो जाना, परख लोगे खुद को कि क्या हो। तो कहते हैं कभी कि मेरा आंख जो है बच्चों, वो निर्मल निर्मल दर्पण की तरह है। क्यों? क्योंकि उस दर्पण के सामने सब रूपवत गही मुख, जो वही कई चाऊ। बड़े चाव से, बड़ी इच्छा से, जिज्ञासा के साथ कितने भी रूपवान और कितने भी कुरूपवान, आम बोलचाल की भाषा में सामाजिक रूप से मैं कुरूप की बात कर रहा हूं, हालांकि कोई कुरूप नहीं होता है, लेकिन शब्दावली है तो मैं आपको यहां समझाने के लिए कह रहा हूं कि बड़े से बड़े रूपवान जब फैशन कहीं फंक्शन में जाना होता है, तो लड़कियां है थोड़ा हटो हटो, थोड़ा मैं आईना में अपने आप को देख लूं, मेरा हेयर स्टाइल ये वाला थोड़ा सा। ये लड़कियां, लड़के, लड़कों का बस ये हो गया। मतलब हर व्यक्ति आईने के सामने जाता है और वो अपने आप को देखना चाहता है कि वो क्या है, कैसा दिख रहा है। तो बड़े चाव से सभी लोग जाते हैं अपने मुंह लेकर के उस आईने में झांकने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति मेरे आंख में हमेशा, हमारा जो एक आंख है, जो दर्पण से मैं तुलना कर रहा हूं, मैं नहीं, जैसी जी, वो निर्मल और स्वच्छ है आईने की तरह। भावार्थ क्लियर हुआ? दूसरे कड़बक में प्रवेश करिए। इंसान की कृति ही सब कुछ है। सोचिए, मैं इस चैप्टर को बड़े भाव से पढ़ाता हूं, सोचिए। अब आ रही है बच्चों? अब आवाज आ रही है क्या? यस और नो बता दीजिए। यस। सोचिए, आपको पता है ना कि आपका यहां पर कुछ भी नहीं है। आप आए हैं, लीला करिएगा। जितने भी व्यक्ति, जितना भी प्राणी आया है, लीला करके चले जाना है।
जाना सबका तय है। इस 60-70 साल की जिंदगी में कितने मारकाट, कितनी लड़ाइयां, कितने शांति सुकून, कितना है ये आपको दिख रहा है। जिंदगी अगर 500 साल की हो जाती तो क्या पता क्या होता। कल्पना करिएगा, ऐसी दुनिया में एक व्यक्ति आपको इतनी अच्छी बात कह के जा रहा है, टच कर जाएगा दिल को। कह रहे हैं मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कहते हैं कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। मोहम्मद जी यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी इस कविता को जोड़ कर सुनाते हैं। जोरी सुनावा, शब्दों को जोड़कर रचना करते हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जो इस प्रेम कथा को सुना, इस कविता को सुना, वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया। प्रेम पीर, पीर मतलब पीड़ा, इसलिए प्रेम के पीड़ा का कवि जो है ना, प्रेम के पीर का कवि जायसी जी को कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि जो है, पीर मतलब समझते हो पीड़ा, दर्द, वो उसका आभास करता है जो इनकी काव्य को सुने। जोरी लाई रकत के ले। भाई यहां पर मैं एक आपको कहूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा कि बच्चों जब घर बनता है ना तो एक एक ईंट को मसाले के साथ जोड़ा जाता है, और वो मसाला क्या होता है, सीमेंट बालू ये सब का मिलावट रहता है। तो जो लेई का काम करता है, गोंद का काम करता है, चिपकाता है, उसको सटा देता है एक एक दीवालों को ऐसे करके। एग्री? यहां पर भाव है कवि का कि मैं एक एक शब्दों को जोड़कर रचना कर रहा हूं, और उन शब्दों को ना रक्त की लेई से जोड़ रहा हूं। यानी ईंट को जोड़ने के लिए जिस तरीके से मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट गिट्टी बालू वगैरह जो भी रहता है, यहां पर कवि कहते हैं कि मैं रक्त की लेई का इस्तेमाल करता हूं। रक्त की लेई, खून, खून की लेई का इस्तेमाल करता हूं। इतना पीड़ा है, समझिएगा भाव। गाढ़ी प्रीति नैनन जल भेई, गाढ़ी प्रीत का अनुभव, और नैनन जल भेई आंसू। भाव समझिए। औ मन जानी कवित यशकीन्हा, मकु यह रह ये जगत मह चीन्हा। मैं भाव से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं। औ मन जानी कवित यशकीन्हा, कवि कहते हैं कि वो इस कविता की रचना क्यों किए, क्यों उन्होंने पद्मावत वगैरह जैसे इतने महाग्रंथों को लिखा, क्यों लिखा उन्होंने। औ मन जानी कवित यशकीन्हा, और उनका मन क्या जानता है, क्यों, किस बात को लेकर के वो इसकी रचना करते हैं। तो उत्तर है कि मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, मैं इसीलिए इस काव्य की रचना कर रहा हूं कि मेरे इस संसार में मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, जगत में मेरा कोई चिन्ह रहे। जब भी कोई व्यक्ति इस काव्य को पढ़ेगा तो मुझे जरूर याद करेगा, जरूर याद करेगा। कहां सो रतन सेनी अस राजा, कहां रहे वो रतन सेन अस राजा, कहां रहे, नहीं रहे रतन सेन अस राजा। कहां सुआ ऐसी बुद्धि उपराजा, वो सुगा तोता जो बड़ा बुद्धिमान था वो कहां रहा, वो भी नहीं रहा, वो भी मर गया, ये भी मर गए। कहां अलाउद्दीन सुल्तानू, वो अलाउद्दीन सुल्तान कहां रहा, जो पद्मावत में आपने देखा भी होगा अगर, कहां रहा वो। कह राघव जे किन्न बखानू, कहां है वो राघव जो बड़ा बखानी था, कहां है, कोई नहीं है। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, वो रूपवती महारानी कहां है पद्मावती जी, वो भी तो नहीं रही, इस जगत में वो नहीं रही। कोई न रहा जग रही कहानी, इस धरातल पर कोई नहीं रहा, जग रही कहानी। अगर जगत में कुछ रह गया तो उनकी कहानी रह गई, उनकी कृति रह गई। और कृति किस तरीके से, आप देख लीजिए बच्चों। धनी सो पुरखु जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे निबासु। धनी सो पुरखु जस कीरति जासु, कृति ही सब कुछ है, धन्य है वो पुरुष जो कृतिमान है। भाव समझिए, जिसकी कृति है, फूल मरे पे मरे नबासु, उसकी कृति इस प्रकार से जागृत है, जीवित है इस धरती पर, जैसे पुष्प भले ही मुरझा जाए लेकिन सुगंध हमेशा उसका व्याप्त रहता है।
पुष्प भले ही मुरझा जाए बच्चों, लेकिन उसका सुगंध व्याप्त रहता है। उसी प्रकार इंसान भले ही मृत हो जाता है उसका शरीर, लेकिन उसकी कीर्ति जीवित रहती है। आपके दादाजी शायद होंगे अथवा किसी के दादाजी नहीं होंगे, लेकिन आपके घर परिवार में दादाजी की चर्चाएं चलती थी, चलती होंगी। अगर वो बहुत अच्छे होंगे तो गांव में चर्चा होती होगी, पंचायतों में चर्चा होती होगी। आप राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऐसे लोगों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, उनका जीवनी पढ़ते हैं। वो लोग हैं नहीं, लेकिन उनकी कीर्ति को आप पढ़ रहे हैं। आप उनके द्वारा किए गए कर्मों को, रचनाओं को, उनकी जीवनी को आप पढ़ रहे हैं। तो धनी सो पुरख जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। पुष्प भले ही मुरझा जाए पर मरे न बासु, उसका जो बास है, सुगंध है, वो नहीं मृत होता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। ईश्वर ने बहुत बहुत आपको सौभाग्यशाली बनाया कि आपको मानव का तन प्राप्त हुआ है। मानव का तन मिला, ये कम है क्या? होते कुत्ता बिलाई के जैसे हम लोग तो सोचिए क्या स्थिति होती। मानव का तन मिला, ये कम है भाई मेरे। डिपेंड करता है कि आपका पालन पोषण कैसा, आपका संस्कार कैसा मिला है। तो भाई जितना हो सके अच्छे कर्म करना, सत्य की राह पर चलना, परोपकार करना सीखना। अगर आज 2 पैसे का तकलीफ देख रहे हो, कल ईश्वर तुम्हें 10 पैसे दे देना, तो अगर किसी को 2 पैसे की जरूरत पड़े तो जरूर मदद करना। कलेजे में ताकत रखना कि जिस परिस्थिति से आज गुजर रहे हो, अगर वैसी परिस्थिति में कोई परिवार तुमसे हेल्प मांगे तो जरूर खड़े होना। एक बात याद रखना कि इस यहां पर कुछ भी नहीं रहने वाला है। जो आप पैसा बोल रहे हो ना, आपका कमाया हुआ, वो भी आपका नहीं है। शरीर के साथ एक मोजा तक नहीं जाता है। बस अगर आप उस परिवार के चेहरे पे खुशी लाते हैं, अगर आप सक्षम है आर्थिक रूप से तो जरूर करिए, नहीं है तो मानसिक रूप से उसके साथ रहिए, शारीरिक रूप से उसके साथ रहिए, पर उसके साथ जरूर रहिए बच्चों। ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। समझ गए साथियों? तो ये समझ गए, कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। अरे यश को कीना बेचा जाता है क्या? नहीं, ये तो कीर्ति है। ये कर्मों से कमाया जा सकता है, ना तो इसे खरीदा जा सकता है, ना इसे बेचा जा सकता है। जो यह पढ़े कहानी हम शबरई दुई बोल। कहते हैं कवि की बस हमारी यही हार्दिक इच्छा है, तमन्ना है कि जो इस कहानी को पढ़ेगा, कविता को पढ़ेगा, हमारे ग्रंथों को पढ़ेगा, 2 शब्दों में हमें कुछ हमारा नाम लेगा, याद करेगा, यही हमारे लिए काफी है। तो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए ये चैप्टर काफी शानदार और काफी मोटिवेटेड रहा। मैं आशा करता हूं कि जिस भावना के साथ हम प्रेजेंट हुए थे गड़बक चैप्टर लेकर, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना, आप सबके सामने मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा आया। मैं जब कभी थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होता हूं, इस पंक्ति को एक बार याद कर लेता हूं, मजा आ जाता है। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी अपडेट हो जाएगा। बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल, गुड नाइट, लव यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।